हमारे प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पे एक नफरती भाषण दिया कि ये मुसलमान इस देश में घुसपैठिए हैं, विदेशी हैं। उसके खिलाफ मैंने निज़ामुद्दीन थाने में जाकर के FIR दर्ज कराई। पुलिस इंस्पेक्टर की हिम्मत नहीं हुई कि वो मुकदमा दायर करता। हाथ जोड़ लिया उसने कि साहब हम ये नहीं कर सकते। मैंने कहा ठीक आप मत करिए, लेकिन लिख के दीजिए कि आप नहीं कर सकते। उसने कहा हम ये भी नहीं कर सकते। तो मैंने फिर साकेत कोर्ट में मुकदमा दायर किया कि इस प्रधानमंत्री के खिलाफ जो सुबह शाम इस देश में दंगे कराने की बातें कर रहा है, आग लगा रहा है, फैला रहा है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जब इस मुल्क का वज़ीर आज़म पिछले 12 साल से खुलेआम पब्लिक स्पीचेस में हेट स्पीच देता हो, हेट क्राइम करता हो और उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ना तो इलेक्शन कमीशन करे ना अदालतें करें, तो बड़ी मायूसी होती है। ऐसे में क्या किया जा सकता है और इससे फ़रोग़ मिलता है। सिर्फ वज़ीर आज़म नहीं, अगर एक वज़ीर आज़म ही होता तो शायद मान लिया जाता कि चलिए ये इस आदमी की आदत है, इस तरह की बातें करता है। उसकी पार्टी के जितने चीफ मिनिस्टर्स हैं और अभी जो 1-2 दिन में होने वाला है, वो खुल करके हिंदू मुसलमान की बात करता है। हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। और एक तरह से बता दिया गया है कि यहाँ एक ब्लेटेंट मेजॉरिटेरियन कम्युनल एजेंडा चलेगा, डंके की चोट पर चलेगा। हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन हमें रोक नहीं सकता। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के कई सीनियर वकील बैठे हुए हैं, मेंबर पार्लियामेंट बैठे हुए हैं। मैं आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि इस वक्त एक कसमापुरसी का आलम है। लोगों में एक ऐसी बेचैनी है कि वो कुछ ना कर पाने की बेचैनी है। मैं आपको ये बताऊं कि दिसंबर 2023 में 21 में माफ़ कीजिएगा, जब हरिद्वार में एक तथाकथित धर्म संसद से पब्लिकली जेनोसाइड की अपीलें की गईं, मार डालेंगे, काट डालेंगे की बातें कही गईं, तो मुझे लगा कि शायद इस मुल्क की सरकार जो कि सिग्नेटरी है अगेंस्ट जेनोसाइड, वो ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करेगी। लेकिन कार्रवाई करना तो दूर, ये कह दिया गया कि हेट स्पीच के ख़िलाफ़ इस मुल्क में कोई कानून नहीं है। और जब मैंने जस्टिस अंजना प्रकाश के साथ एक PIL दायर किया सुप्रीम कोर्ट में, बड़ी मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई करने के लिए तैयार हुआ। कपिल सिब्बल साहब हमारे वकील थे और वो उन क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ कि जो खुलेआम इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम कोर्ट के बाहर आकर के चैलेंज कर रहे थे कि हम इस मुल्क के पार्लियामेंट में यकीन नहीं रखते, इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन नहीं करते, और उनके ख़िलाफ़ एक छोटा मोटा कंटेम्प्ट का केस भी सो मोटो सुप्रीम कोर्ट में दायर हुआ है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब बहुत ज़्यादा हमने उस पर बार बार जाकर के अदालत को कहा कि कुछ कीजिए, कुछ कीजिए, कुछ कीजिए, तब उस स्वामी नरसिंहानंद और उसके साथियों को जेल भेजा गया जो काट डालो और मार डालो की अपीलें कर रहे थे। और अभी पिछले हफ्ते 4 साल की हमारी वो सारी मेहनत और मुझ समेत 20-25 और लोग, संजय हेगड़े साहब भी उनमें से एक हैं जो मुकदमा लड़ रहे थे, वो सारी अपीलें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए खारिज कर दी कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ना तो नए कानून की ज़रूरत है जिसकी हमने मांग की थी, और ना इसमें कोई गाइडलाइंस जारी करने की ज़रूरत है जिसकी हमने मांग की थी कि लिंचिंग के मामले में जिस तरह से तहसीन पूनावाला के केस में आपने गाइडलाइंस जारी की थी, कम से कम इस हेट क्राइम्स के बारे में गाइडलाइंस जारी कर दीजिए, क्योंकि पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन ये कहता है कि इसके बारे में कोई कानून नहीं है, हम ये नफरती भाषण देने वालों को किस कानून के तहत बुक करें। हालांकि 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने ही मेरे मुकदमे में कुर्बान अली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये डायरेक्टिव दिया है, जब महाराष्ट्र में नफरती स्पीचेस हो रही थी और रैलियां निकाली जा रही थी, कि एडमिनिस्ट्रेशन को कोई मुकदमा दर्ज हो, कोई FIR दर्ज हो, इसका इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें सो मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये एक गंभीर अपराध है। और इस तरह से फिर कुछ कार्रवाई हुई भी, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते उस सब पर पानी फेर दिया, उस सबको खारिज कर दिया, और उन लोगों के हौसले और ज़्यादा बुलंद हुए जो सुबह शाम
नफ़रती भाषण देते हैं और जो बताते हैं कि ये मुल्क हिंदुओं का मुल्क है। बाकी लोगों को इस मुल्क में जो सो कॉल्ड बाकी लोग हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, उन्हें मेजॉरिटी के रहमो करम पर रहना होगा और वो उनका कुछ नहीं बाल बांका किया जा सकता। यानी हम इस मुल्क के संविधान को अपने पांव तले रौंदते हैं। मैं यहाँ आज APCR के लोगों को मुबारकबाद देने के साथ साथ कि ये बड़ा काम किया है, वक्त की ज़रूरत है और इसका पूरा डेटा आना ही चाहिए। और जैसा अभी संजय सिंह साहब ने कहा कि ये तो बहुत कम है, बहुत बड़ी तादाद में हुआ है। मैं मनोज झा साहब से और संजय सिंह साहब से ये कहना चाहूँगा कि आप बहैसियत मेंबर पार्लियामेंट एक प्राइवेट मेंबर बिल तो पेश कर दीजिए कि इसके लिए कानून बनाया जाए। चलिए, मुबारक कि आपने ये किया। ये होना चाहिए, कम से कम ये चीज़ें रिकॉर्ड पर तो आएँ कि इस मुल्क में कोई आदमी स्कॉट फ्री नहीं जा सकता इस तरह से ये वाहियात बातें करके, ये नफरती भाषण दे करके। और सुप्रीम कोर्ट में भी लगातार ये कोशिश होनी चाहिए और दूसरी अदालतों में भी कि इसके ख़िलाफ़ लगातार सुनवाई हो। अदालत 1 बार 2 बार 3 बार 100 बार मना करेगी, लेकिन 1000 बार शायद मना नहीं कर पाएगी। आखिरी बात मैं कहूँगा, अभी जब पिछला लोकसभा चुनाव हो रहा था, हमारे प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पे एक नफरती भाषण दिया कि ये मुसलमान इस देश में घुसपैठिए हैं, विदेशी हैं। उसके ख़िलाफ़ मैंने निज़ामुद्दीन थाने में जाकर के FIR दर्ज कराई। पुलिस इंस्पेक्टर की हिम्मत नहीं हुई कि वो मुकदमा दायर करता। हाथ जोड़ लिया उसने कि साहब हम ये नहीं कर सकते। मैंने कहा ठीक है, आप मत करिए, लेकिन लिख के दीजिए कि आप नहीं कर सकते। उसने कहा हम ये भी नहीं कर सकते। तो मैंने फिर साकेत कोर्ट में मुकदमा दायर किया कि इस प्रधानमंत्री के खिलाफ जो सुबह शाम इस देश में दंगे कराने की बातें कर रहा है, आग लगा रहा है, फैला रहा है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उस इलेक्शन कमीशन से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं जो एक रबर स्टैम्प बन गया। और जाहिर से आखिरी लास्ट रिजॉर्ट बचता है अदालतें, उसी में हम जा सकते हैं। लेकिन वो साकेत कोर्ट ने भी जब जैसे ही नतीजे आए वो उनको ख़त्म कर दिया। पढ़ने का, क्योंकि बहुत जज्बाती बातें आराम से की जा सकती हैं, थोड़ा ठहर जाते हैं और ठहर कर संभल कर दोबारा हम जिस परिचर्चा में आए हैं उस पर लौटते हैं और कोशिश करते हैं कि दोबारा किताब पर लौटें और उसको एक अलग नज़रिए से देखें। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस किताब में रफ़ ने आते ही मुझसे पूछा कि आपने पढ़ी थी? हाँ, मैंने पढ़ी थी और मैं आपके साथ चलना भी चाहता हूँ। मैं 2 तरह से पढ़ना चाहता हूँ। मैं जिस तर्क को आप विकसित करना चाह रहे हैं दोनों, मैं उसके साथ भी जाना चाहता हूं और मैं उल्टी डायरेक्शन में भी जाना चाहता हूं। अगर मैं उल्टी डायरेक्शन में जाकर इस किताब को पढ़ता हूं तो मुझे भाषा एक संसाधन लगती है, एक रिसोर्स लगती है जिसमें दोनों संभावनाएं हैं। एक संभावना की तरफ काफ़ी बात हो चुकी है, ये बताया जा चुका है कि जाति और सांप्रदायिकता के विषाणु हमारे समाज में और हमारी भाषा में कैसे हैं और वो कैसे संप्रेषित होते हैं। लेकिन आपकी जो बात है उसमें एक कहीं पर संघर्ष और एक नई भाषा के गढ़ने की संभावना भी है। तो मुझे लगता है कि उस संभावना को पर ज़्यादा बात करनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि अगर मैं धारा के विपरीत तैर कर इस किताब को पढूं तो मैं वहाँ पहुँचता हूँ। और ये ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि संक्रमण काल अक्सर, जैसे आशुतोष भाई ने भी कहा और बाकी लोगों ने भी कहा, कि जब बदलाव का समय होता है तो सृजनात्मकता बढ़ जाती है। संक्रमण में ही सृजनात्मकता होती है। आमतौर पर ये जब आप ऐसे समाज में होते हैं जो कि थोड़ा ठहरा हुआ होता है तो चीज़ें जिस ढर्रे पे चल रही होती हैं चलती रहती हैं। लेकिन जब संक्रमण का दौर आता है तो आप पुराना छोड़कर नए की तरफ जाते हैं और पुराने की तरफ देखकर इस बात की कोशिश करते हैं कि उसमें कहाँ पर कमी थी और कुछ नया बनाने की जद्दोजहद भी करते हैं। इसे ही मैं सृजनात्मकता कहता हूँ। हम सभी लोगों की ये खुशकिस्मती है कि यहाँ पर 2 ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस सृजनात्मकता को जिंदा किया है। एक अली अनवर भाई ने, ये शब्द पासमानदा जो है ये किसी जाति विशेष या किसी धर्म विशेष से संबंधित नहीं है और पिछले 30 वर्षों में एक शब्द को गढ़ा गया, इस तरह से गढ़ा गया कि वो ना केवल मुसलमानों के बीच में जो गैर बराबरी का सवाल है उसको उठाता है, बल्कि भारतीय समाज में गैर बराबरी कैसे है उसको भी कहीं ना कहीं पर परिभाषित करने की कोशिश करता है। इसके 3 पक्ष मुझे लग रहा है कि वो उन 3 पक्षों पर मैं बाद में आऊँगा। लेकिन दूसरा शब्द जो भी हाल फिलहाल में प्रचलित किया, योगेन जी की किताब है, उसका टाइटल ही है
गणराज्य का स्वधर्म, वो भी उसी तरह का शब्द है और उसी तरह की राजनीति की तरफ हमको ले जा रहा है जिसको मुक्तिगामी या समता मूलक समाज की राजनीति कही जा सकती है। जब भी हम संक्रमण काल में होते हैं तो नए शब्द गढ़े जाते हैं। मैं केवल एक उदाहरण देना चाहूँगा और वो उदाहरण है गांधी का। गांधी जी ने एक शब्द की रचना की थी, सत्याग्रह, और जब उन्होंने उस शब्द की रचना की, बड़ा पॉपुलर है आजकल तो हर कोई सत्याग्रही है, लेकिन गांधी ने इस तरह से उसकी रचना की, 3 आधारों पर की, और वो तीनों आधार स्वधर्म पर भी लागू किए जा सकते हैं और पासमानदा पर भी लागू किए जा सकते हैं। पहला ये कि अब जब आप राजनीति का नया मुहावरा गढ़ते हैं तो आप एक ऐसे शब्द का चयन करते हैं जो कि समाज में होने वाली बहुत सारी विविध चीज़ों को अपने आप में संभाले। तो शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। उस शब्द को जब आप परिभाषित करते हैं तो आप ये बताते हैं कि ये क्या है, इस तरह कि वो क्या नहीं है। गांधी ने जब सत्याग्रह को परिभाषित किया था तब उन्होंने ये बताया था कि ये पैसिव रेजिस्टेंस नहीं है। तो क्या है और वो कैसे क्या है के लिए तीसरी बात है उसको उसके बर्ताव की, कि उसका इस्तेमाल कैसे हो। अली अनवर भाई ने जो काम किया है पासमानदा को लेकर, मुझे लगता है कि वो काफ़ी हद तक इन तीनों बातों पर खरा उतरता है। उन्होंने एक बहुत सारी विषमताओं के लिए एक शब्द की रचना की, उसके बाद में उसका अलग अलग समय में परिभाषित किया। जाति गणना पर जो आपका जो किताबचा है वो इस बात का प्रमाण है कि इसको अलग तरीके से और बदलते संदर्भों में नए सिरे से परिभाषित किया जा सकता है। जावेद की किताब, आपकी और जावेद की मिली जुली किताब है। चलिए मैं कॉपीराइट जावेद को दे देता हूँ। लम्हास की किताब मान लेते हैं तो उसमें मैं भी शामिल हो जाऊंगा। तीसरी बात ये कि उसका बर्ताव कैसे हो, उस शब्द का बर्ताव कैसे हो। याद रखिए कि आम तौर पर ये हो गया है इस समय, और ये बदकिस्मती है कि कुछ ऐसी समारोह में मैं गया जहां पर जैसे ही मैंने शब्द कहा पासमानदा तो कहा गया आप तो बीजेपी की बात कर रहे हैं, ऐसा भी हुआ है। तो उस लिए एप्रोप्रिएशन की जो बात है वो एप्रोप्रिएशन की बात इसलिए ज़रूरी है कि आपको ये बताना पड़ेगा कि इसका अर्थ ये नहीं है। यही बात जो योगेन जी की किताब है गणराज्य का स्वधर्म, उस पर लागू होती है। योगेन जी की किताब का मैं आप सभी लोगों को, ये इसलिए नहीं कि वो यहाँ इस समय उपस्थित हैं, बल्कि ये एक ऐसा शब्द है जो कि हमको काफ़ी दिनों से चली आ रही एक ऐसी बीमारी से निजात दिला रहा है जिस बीमारी ने हम सभी को कहीं ना कहीं पर प्रभावित किया। वो बीमारी थी सांप्रदायिकता बनाम सेकुलरवाद। अब हम 10 साल 20 साल हमने इस जद्दोजहद में लगा दी है कि सांप्रदायिकता तो हमें पता है, सेकुलर हमारा ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है। इसके इतर जाकर स्वधर्म का जो विचार है वो समता मूलक समाज की बात करने के लिए हमें क्षमता दे रहा है। वो पासमानदा के सवाल को भी अपने अंदर शामिल करने की क्षमता दे रहा है, और उसमें ये क्षमता भी है कि अगर आप ये कहें कि हम ये वाली राजनीति करते हैं तो उसका नाम क्या होगा। तो मुझे लगता है कि जावेद की और अफरफ की जो किताब है हमें इस डायरेक्शन में सोचने के लिए मजबूर कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया।